और उन्होंने जाकर पता नहीं कैसे अपना ट्रांसफ़र वक्फ बोर्ड से करा लिया, जबकि वक्फ बोर्ड को इसमें एंटर करने की कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ही चलाता है, इसको बहुत कायदे से चलता है। परंतु अभी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं जुनैद अहमद, जुनैद की क्वालिफिकेशन जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ की नहीं है। वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए हैं। उन पर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि उनको हटाया जाए। वो उस लायक नहीं है कि वहाँ बैठ सकें। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट मुसलमानों को हर तरह से परेशान करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है उनको। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें लोगों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद को, मदरसे को, यतीम खाने को, दरगाहों को, अस्पतालों को दिया हुआ है। अब सरकार की नीयत उस पर भी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के इशारे पर सब काम हो रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये शिकायत किया, इस पर केस किया कि इन्होंने 83 प्रॉपर्टीज़ बेच दिया। नोट किया जाए, 83 प्रॉपर्टी बेच दिया है, जबकि 83 प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं। उसकी प्रॉपर्टी एक भिंडी बाज़ार में पठानवाड़ी में है, जहाँ 83 टेनेंट्स हैं। उन टेनेंट्स से इन लोगों ने कैंसन लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बना के उनको जगह देंगे, जैसे बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को उसने लिखा कि इसको बेच दिया। ये चीज़ें लेकर के इन्होंने ट्रस्टीज़ को सस्पेंड कर दिया और नए ट्रस्टी लाए। ये सारी शिकायतें आ रही हमारे पास। मैं जाऊंगा, अभी मैं ऐलान करूंगा 1 तारीख का, मैं जाऊंगा मस्जिद पे। लोग बोलते हैं 10,000 लोग वहाँ रहेंगे, इतने नाराज़ हैं लोग इससे। और ट्रस्टी जिसको बनाया है ना, इन पे केसेस हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये लोग पैसे वसूलते हैं लोगों से। इनकी क्वालिफिकेशन ट्रस्टी बनने की है ही नहीं है। ऐसे लोगों को, जहाँ मेमन कम्युनिटी के अलावा कोई ट्रस्टी बन नहीं सकता, वहाँ ऐसे लोगों को ट्रस्टी बना दिया गया। ये वक्फ बोर्ड का एक बहुत गलत कदम उठा हुआ है और ये लोग जाकर मस्जिद पे कब्जा करने वाले हैं। जाएंगे तो मैं भी अपने वर्कर लेके जाऊंगा। मैं देखता हूँ किस तरह से गैर कानूनी कब्जा कर सकते हैं ये। हाई कोर्ट में भी गए हैं हम लोग, स्टे भी मिला हुआ है। हम वहाँ के मौलाना खालिद अशरफ साहब हैं, मोइन मियाँ हैं, सईद साहब हैं, सईद नूरी साहब, इन 9 से बात की जाएगी, इससे डिस्कशन करूंगा। मुझे अभी सच्चाई सब नहीं मालूम, लेकिन ये मस्जिद के साथ एक शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसी तरह से अगर ये जुनैद अहमद वहाँ बैठे रहे तो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, मनमानी। इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हम इस इशू को अभी हाईकोर्ट तो ले गए हैं, इस इशू को मैं असेंबली में ले जाऊंगा और उस पर आवाज़ उठाई जाएगी कि इस तरह के सीईओ को पहले हटाना चाहिए। ये सीईओ जो वहाँ बैठा है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वहाँ बैठ कैसे सकते हैं। बहुत सारे वक्त बोर्ड में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है और इस मस्जिद पे कोई भी गैर कानूनी कब्ज़ा, ज़बरदस्ती है कोई किसी को ट्रस्टी बनाकर लाएं तो ये कभी भी समाजवादी पार्टी या अबू आसिफ कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को बचाना हमारा काम है। इसको अच्छी तरह से आप ज़रा इसको उठाइए, छापिए आप इसको अच्छी तरह से। और ये मस्जिद किसी ऐसे लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं जा सकती जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर इसको कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया आज और सरकार को हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो है इस मस्जिद का इसका ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट जिसकी स्थापना 1879 में हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। 1879 में ट्रस्ट बना हुआ है और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अधीन के ट्रस्ट बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर के अंडर में है। ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अनुसार संचालित किया जा रहा है और ये
इंग्लिश ट्रस्ट की प्रकृति का एक और इसलिए राज्य वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकारी क्षेत्र है ही नहीं कि जो उन्होंने इस तरह से जो पास किया है कि इसको ट्रस्टीज़ को हटाएं, नए को इनको अधिकार ही नहीं है। ये गलत अपना पावर यूज़ करके ये काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को तुरंत नोट लेना चाहिए और जो गैर कानूनी तरह से लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोग अगर वहाँ आएंगे, हंगामा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। हम सब भी जाएंगे वहाँ पर और मैं खुद जाकर वहाँ पे दौरा करने वाला हूँ, सब इंक्वायरी पता लगाने वाला हूँ। तो इस पर सरकार को हम आपके माध्यम से जगाना चाहते हैं कि ये मस्जिद, मीनारा मस्जिद हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, इस पर किसी और का कब्जा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ मीनारा मस्जिद को ही लेकर नाराजगी है या वक्फ बोर्ड के और सारे फैसले और सारे नोटिस के लिए? हमें वक्फ बोर्ड के बहुत सारे फैसलों से नाराज़गी है, लेकिन हम आज मीनारा मस्जिद के इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो फैसले हो रहे हैं ये समझते हैं कि बीजेपी जो उठा रही वक्फ बोर्ड में जो अपनी मनमानी करना है, उसके अंदर इसको वक्फ बोर्ड के लॉ को चेंज करना है, उसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को भी लाना है। ऐसी जगहों पर जहाँ पे अल्लाह के नाम जगह है, इसमें वक्फ बोर्ड कई जगहों पर गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए गलत तो करने के लिए, और वहाँ पर नया जो एलिजिबल है ऐसा वक्फ बोर्ड का सीओ बैठाया जाए। एक वक्फ की लैंड है एंटीरिया, जिसको यही सीओ के रहते हुए नॉन वक्फ करार किया गया है, वो रिपोर्ट उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है, एंटीरिया की बिल्डिंग जो है वो वक्फ की ही है, ये फैसला हो चुका है। सरकार जो कानून ला रही है तो मतलब सही कानून ला रही है, क्योंकि वक्फ जायदाद पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो सरकार का कानून लाना, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसका आना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी ज़रूर है, उसमें कुछ कमी ज़रूर है, उस कमी को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि नया अमेंडमेंट बिल ला करके एक कलेक्टर के हाथ में। आज क्या है कि आज एक सीओ रहता है, वो सीओ ऑर्डर करता है, महाराष्ट्र के 36 कलेक्टर जहाँ होता है उस पर काम करते हैं। अब ये जो है 36 कलेक्टर जो है वो ऑर्डर करेंगे और सीओ उनके अंडर में काम करेगा। ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत। और कलेक्टर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की बॉडी का आदमी है। वही अयोध्या में नायर कमिश्नर कलेक्टर थे उस वक्त 1949 में। अगर उस कलेक्टर ने ईमानदारी की होती तो शायद बाबरी मस्जिद अयोध्या या मंदिर का मैटर इतना लंबा खींचता नहीं था। वक्फ की जायदाद जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जैसे आपने मीनारा मस्जिद का इशू उठाया, ऐसे बहुत सारी है, प्रिंस अली खान है, तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है और बहुत से मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि वक्फ के अंदर सुधार होना ज़रूरी है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे सीओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है या उसके अंदर, तो अभी तक कम्युनिटी जो है सुधार क्यों नहीं करता? उसमें ऐसा है कि वक्फ का चेयरमैन जो बने, उसका सीईओ जो बने, वो बहुत देखभाल के बनाना चाहिए और उसमें सुधार, कुछ कमियां हैं उसको लाना ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर ये कि पूरा पावर कलेक्टर को दे देना और उसमें मुस्लिम प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी में दूसरे कास्ट के लोगों को जोड़ देना, ये सब कभी भी कोई मान नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है 1995 का, उसमें ये कहा गया है कि वक्फ जो बरसों पुरानी जो प्रॉपर्टी होती है जो अल्लाह के नाम पे रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट में हो, तो उसको भी वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड में ले सकता है, ट्रस्ट की जगह को भी। तो इस पर जो है यही मामला है यहाँ पर, तो इस पर आपका जो है ऑब्जेक्शन क्यों है? वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं जाना चाहते वो लोग? नहीं, क्यों जाएंगे वक्फ बोर्ड? हमारे पास ट्रस्ट है, ट्रस्ट अच्छा चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं उसके अंदर है। जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत अच्छे फैमिली के लोग हैं, 100-150 साल से वहाँ पे उसी फैमिली के लोगों का काम चल रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? वक्त में गड़बड़ियाँ चल रही हैं, सब आप रोज़ सुन रहे हैं, कोई कब्जा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस ट्रस्ट के तहत चल रहा है, इसको ट्रस्ट में ही रहना चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि मीनारा मस्जिद का जो ट्रस्ट डीड है उसके हिसाब से नॉन मेंबर की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो सीओ ने जो नियुक्ति किया नॉन मेंबर की, तो आपको लग रहा है कुछ मैनिपुलेशन हुआ होगा? बहुत ज़्यादा सीओ के ऊपर जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं। कई लोग बाहर खड़े हैं कागजात लेकर के सीईओ के खिलाफ, कहाँ कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ किसी को भरोसा सीईओ के ऊपर नहीं है। जब एक आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है और उसकी क्वालिफिकेशन भी वो नहीं है, तो पहले उसको हटा देना चाहिए। और जब ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि नॉन मेमन नहीं हो सकता, तो नॉन मेमन को कैसे अपॉइंट किया गया? ये सब सारी चीज़ें उठ रही ना। ये सीओ को जो लाया गया है, इसके पहले आपको पता होगा वही तहसीलदार करने थे। एंटीरिया की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें वही तहसीलदार जो है हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ रखा था, इसके बाद ही उस रिपोर्ट के बाद ही वही तहसीलदार को हटा के उनको लाया। तो आपको नहीं लगता है कि वही तहसीलदार को हटाना और जुनैद सैयद को लाना
ये भी हुकूमत की उसी पॉलिसी का हिस्सा है। 101% आप सही कह रहे हैं। जब मोइन साहब थे वहाँ पर, एंटीलिया की बात पूरी ओपन हो चुकी थी, उनके सेक्रेटरी से मेरी बात हो चुकी थी कि एंटीलिया की जगह अब ये जो है अंबानी के पास जो है वो गैर कानूनी है, वो जगह वफ़ की कभी ज़िंदगी में बेची नहीं जा सकती है। इतना दिन खींचा इन लोगों ने, ये फैसला हो चुका है। अब मेरा ये कहना है सरकार को कि जिसने भी जो किया था, करना था, कर लिया, लेकिन अब जो है ना उनको लीजी बनाया जाए। ये जगह बिक तो सकती नहीं है, बिटिंग गिराई तो जा सकती नहीं है, लेकिन उनको वो जगह लीज पे दे करके वो वफ़ को किराया देना है उसका। ये अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी इंसाफ है तो तुरंत जो है ना एंटीलिया का को वफ़ का लीजी बनाकर उनसे रेंट लेना चाहिए। क्या लगता है कि आपको, जैसे आपने कहा कि वफ़ की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर वफ़ के अंदर रेंट नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी, अगर बात कर ले वफ़ के अंदर 2007 से लेकर 2011 तक का 120 एनओसी, जैसे आपने रिडेवलपमेंट की बात की, 120 एनओसी जो थी वो इलीगल फाइल हुई थी, जिसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ों की मांग क्यों नहीं उठाता? 2008 से लेकर 2012 जब तारिक अनवर वहाँ थे तो उस दौरान जो है जो एनओसी इशू हुए थे उसके रिकॉर्ड खुद उनके पास, वक्त बोर्ड के पास नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि सरकार इन मुद्दों को दबा देती है, जो लोग बैठते हैं उसमें, और मुझे कहने में कोई वो नहीं है, जितने बैठते हैं ना मैक्सिमम मुस्लिम ही रहते हैं और सब करप्शन करते हैं। मैंने तो याद सुना है कि औरंगाबाद में एक ज़मीन बहुत महंगी थी, उस ज़मीन के बदले में गांव में कोई ज़मीन पे चढ़ा दिया वक्त, ये ज़मीन बेच के पैसे खा गए। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त बोर्ड में जो लोग बनाए जाते हैं ना सरकार की, उसके ऊपर ये करप्शन ज़्यादा है, इस पर कहीं ना कहीं सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मानते हैं क्या कि मुंबई या महाराष्ट्र में जो बिल्डर है वो वक्त मिल्कियत को मलाई के जैसे खा रहे हैं और वक्त बोर्ड का उन तक कंट्रोल तक नहीं है? अग्रीपाड़ा में भी नथानी बिल्डर जो है वो मिल्कियत जो है वो भी वक्त की मिल्कियत है। अभी वो मिल्कियत भी बन गई है, कंस्ट्रक्शन भी बन गया है, बेच भी दिए गए हैं, अभी शायद वक्त बोर्ड ने उसको संज्ञान नहीं दिया। आप ये चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जो बिल्डर है वो भी वक्त की मिल्कियत को अपने हिसाब से जो डाल रहे हैं? जिसको जहाँ जगह मिली हरामखोरी कर रहा है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। बहुत सारी जगहें जो है 100 रुपये 200 रुपये रेंट के ऊपर आज भी पड़ी हुई हैं। इन सब जगहों को तुरंत खाली करवाना चाहिए या आज रेडी किनारे के हिसाब से उसका रेंट वसूलना चाहिए। अहमदनगर में कई मस्जिदें नजर आती सामने से, उसके अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है, उसके अंदर कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, कहीं तहसील का ऑफिस चल रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, सारी वफ़ की है, कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन सरकार से कितनी बार इस पर आवाज़ उठाकर, मैंने पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था हम इसको जल्द खाली कर देंगे, लेकिन आज तक जगह खाली नहीं हुई है। तो नए कानून के तहत की तमाम प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जब नया कानून बनेगा तो ये जो मसले वक्त के अंदर पिछले कई दशकों से चले आ रहे, इसको भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। नया कानून आएगा ना तो जिस तरह से एयरपोर्ट बिक गया, जिस तरह से एयरलाइन बिक गई, इस तरह से सब जगहें किसी जगह पे हाथ रख देंगे और कलेक्टर बोलेगा ये जगह वक्त पे नहीं है और ये हरामखोरी में लोग खा जाएंगे उसको, उससे नया कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सर, तेलंगाना सरकार ने रमज़ान के दौरान जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको जल्दी छुट्टी देने का ऐलान किया है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम तरफ की राजनीति है। क्या जब नवरात्रि आएगा तो हिंदुओं को भी जल्दी छुट्टी दी जाएगी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि नवरात्रि में कोई भूखा नहीं रहता है। लोग इसमें संगीत करते हैं, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान के महीने में लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते नहीं, पानी पीते नहीं। अगर कोई सरकार उनको रिलीफ दे रही है तो उसका तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए। थोड़ी देर की छुट्टी पहले मिल रही है लेकिन वो काम पूरा करेंगे ना। अभी आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी किधर है। सुबह 11 बजे ड्यूटी पे आना, 12 बजे 1 बजे लोग आते हैं, काम नहीं करते हैं। अगरचे मद्रास में उन्होंने किया है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और बीजेपी तो अगर माइनॉरिटी को कुछ भी मिल जाएगा तो बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर, क्या कहेंगे, क्रिप्स सुने ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली थी अजान को लेकर कि अजान जो है इसका वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, और वहाँ पर कल सर्वे भी हुआ है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके की जितनी मस्जिदें हैं वहाँ पर साउंड टेस्टिंग भी पाई गई। वहाँ पर डिसेबल जो था 75% दिखा रहा है और लाइट का जो है वो 90% दिखा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, ये सब एक ज़बरदस्ती का एक वावेला मचाना है कि जिससे माइनॉरिटी मुसलमानों को कहीं ना कहीं से तकलीफ हो। बड़े डीजे बजते हैं, हम तो नहीं कभी शिकायत कर रहे हैं। रात भर डीजे बजता है, आप चलो मैं दिखाऊं, यूपी में पूरी रात कीर्तन होता है माइक पे, कोई कंप्लेन नहीं करता है। हर आदमी अपने धर्म पर चल सकता है। ये लोग जब 2014 के बाद से
हर इशू उठा रहे हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो और मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं कुछ करके वोट देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी समझ चुकी है कि ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, यही काम रह गया है।